हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। आज की इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। इस सीरीज़ में मैं वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट के कोर्स को टारगेट करूंगा। मेनली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, PHP और माई लैंग्वेजेस को मैं कवर करूंगा इस कोर्स में। ये कोर्स मैं IT का स्टूडेंट है, चाहे कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, चाहे नॉन IT स्टूडेंट्स है, उन सब के लिए है। इस इन वीडियो से मैं एकदम बेसिक ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ, जिनको बिल्कुल भी आईटी का नॉलेज नहीं है, जो आईटी लाइन में आने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे आसान कोर्स है, जो आसान तरीका है, वो है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, जिससे आप आईटी लाइन में एंटर कर सकते हो। वेब डिज़ाइनिंग समझने में और इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेरी कोशिश यही रहेगी, जो BCA MCA के स्टूडेंट्स हैं, जो BTech के स्टूडेंट्स हैं, जिनको ये कोर्स है वेब डिज़ाइनिंग का, उनको एक आसान लैंग्वेज में, एक सिंपल टर्म्स में चीज़ों को समझाऊं, कोर्स को एक्सप्लेन करूं। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो और मेरी सीरीज़ अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोज़ को शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो में मैं मेनली थ्योरेटिकल पार्ट को कवर अप करूँगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यार हम क्यों कोर्स करने जा रहे हैं, कि मैं कोई बंदा वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स क्या करेगा, इस कोर्स को सीख के आप क्या टारगेट करोगे, क्या कर सकते हो, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा। ठीक है ना। इस कोर्स में मेनली इग्नू के ये कोर्सेज जो हैं, MCSL 016 वेब डिज़ाइनिंग, वेब प्रोग्रामिंग और लैब के टॉपिक्स भी कवर अप हो जाएंगे। तो इग्नू के स्टूडेंट्स को भी टारगेट करूंगा मैं। ठीक है ना। और जनरल स्टूडेंट्स को भी टारगेट करूंगा जो आईटी लाइन में एंटर करना चाहते हैं, उनकी स्टार्टिंग यहाँ से की जा सकती है। तो यार देखो, वेब डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि हम वेबसाइट्स बनाने जा रहे हैं। जो जैसे आप अपने मोबाइल पे वेबसाइट्स खोलते हो, वेबसाइट किसी कंपनी की वेबसाइट होती है, किसी सर्विसेज वाले की वेबसाइट होती है, कोई सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, वो कैसे बनाई जा सकती हैं, क्या पर्पस है उनका बनाने का, तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगा। वेब डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट कोर्स में एंटर करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये 8 टर्म्स मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगा, जिसके अंदर सर्वर, क्लाइंट, ब्राउज़र, सर्च इंजन, डोमेन, होस्टिंग, ये सब चीज़ों को कवर करूँगा। मुझे पता है ये बहुत आसान टॉपिक्स आप लोगों को पता होंगे, ऑलरेडी से पता होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं अपने तरीके से आसान भाषा में चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो मान लो एक एक बंदा है, वो बंदा एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। ठीक है ना। वो एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। बिजनेस शुरू करना चाहता है तो लेट से उसने बैंक से थोड़ी लोन भी ले लिया है, उसके पास 20-25 लाख का, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अब वो काम करना चाहता है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अपनी कंपनी का नाम सोचेगा। अपनी कंपनी या छोटे से बिजनेस का वो नाम सोचेगा। अभी हम एग्जाम्पल के लिए एक बेकरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि किसी बंदे ने बेकरी की शॉप खोलनी है। बेकरी की शॉप खोलने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, अपनी बेकरी का नाम क्या रखेगा, वो डिसाइड करेगा। जो भी वो नाम रखेगा, उस नाम को वो मेक श्योर करेगा कि ये मेरा नाम कहीं और यूज़ ना किया जाए, कि मैं एक ब्रांड क्रिएट करूँगा। तो एक नाम रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस होगा। नाम को वो रजिस्टर कराएगा, जैसे रिलायंस एक नाम रजिस्टर्ड है, ब्रिटानिया एक नाम रजिस्टर्ड है, वैसे वो एक नाम रजिस्टर कराएगा। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जो वकील्स होते हैं, जो CA बंदे होते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी होती है कि वो आपके नाम को रजिस्टर करवा के दें। नाम रजिस्टर करवाने से क्या होगा कि इस नाम का अगर कोई आगे यूज़ करेगा तो आप उस पर कॉपीराइट का या गुडविल का इशू कर सकते हो, कि भाई मेरा नाम आप यूज़ नहीं कर सकते। जब उसने कंपनी का नाम ले लिया, कंपनी का नाम लेने के बाद वो क्या देखेगा, एक जगह देखेगा। चाहे वो जगह रेंट पे खरीदे, चाहे वो खुद की जगह ले, वहाँ पे अपना सेटअप करेगा। सेटअप करने के बाद उसके अंदर प्रोडक्ट्स को रखेगा, फिर कस्टमर्स को इनवाइट करेगा। ठीक है ना। और अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा। ये होता है ऑफलाइन बिजनेस के लिए। ठीक है ना। अब वो बंदा, जो बिक्री वाला बंदा है, वो ऑफलाइन बिजनेस अपना खोल के बैठ चुका है, उसका ऑफलाइन बिजनेस चल रहा है। कोई भी ऑफलाइन बिजनेस यार 8 to 10 आवर्स ही चल सकता है। 24 आवर तो कोई शॉप या कोई बिजनेस ओपन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जब भी आप एक ऑफलाइन बिजनेस की बात करते हो, तो जनरली अगर बेकरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 5 से 10 किलोमीटर के दायरे तक के ही बंदे जनरली उसके कस्टमर बनेंगे। इससे ज़्यादा के दूर के बंदे नहीं आएंगे। किसी को पता नहीं चलेगा, पता चलेगा भी तो इतनी दूर कोई आना पसंद नहीं करेगा। तो भाई ये भी इशू होता है कि भाई आपका जो कस्टमर है वो लिमिटेड हो जाता है। ठीक है ना। आपका बिजनेस का टाइम लिमिटेड हो जाता है। अब सपोज आप ये चाहते हो कि आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनली लेके जाना चाहते हो, आपका बिजनेस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाए, आपका बिजनेस ऑनलाइन चला जाए। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। सोशल मीडिया पे कोई बंदा सर्च मारे, गूगल पे कोई बंदा सर्च मारे, तो आपका नाम, आपका चीज़ें सबसे ऊपर आए।
आजकल सोशल मीडियाज़ में इसके इंस्टाग्राम पेजेस, फेसबुक पे पेजेस बन जाते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पे चैनल बना के आप शॉर्ट वीडियोस डाल के अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन एक वेबसाइट का होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो वेबसाइट आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने का पहला स्टेप है। तो अगर आप वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो वेबसाइट के लिए आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले आप वेबसाइट को भी अपने रजिस्टर कराओगे। जैसे अब अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाते हो वैसे अपने वेबसाइट को रजिस्टर कराओगे। वेबसाइट का एक नाम चूज करोगे। क्या नाम चूज करोगे, वो नाम कोई और ले ना सके तो उसके लिए डोमेन नेम यूज किया जाता होता है। डोमेन नेम इज द नेम ऑफ द वेबसाइट दैट इज यूनिक इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये नाम रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना। लेट्स से abcbakers.com, तो ये अगर मैंने www.abcbakers.com डोमेन नेम ले लिया है तो ये डोमेन जो है मेरा एक यूनिक नेम है, इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। डोमेन लेने के बाद आपको जगह चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे जगह की बात करी थी, वैसे ही बिजनेस अपनी वेबसाइट में डाटा रखने के लिए आपको वेब होस्टिंग लेनी पड़ती है। आपको वेबसाइट को होस्ट करना पड़ता है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की इमेजेस, प्रोडक्ट्स या मैटर को स्टोर करोगे। फिर वेबसाइट की कैटेगरी क्या है, वो स्टैटिक वेबसाइट है या डायनामिक वेबसाइट है। एक बेकरी वाला बंदा कहता है कि यार मैं ये 20 टाइप के केक बनाता हूँ, ये 20 टाइप के केक की प्राइसिंग, फोटोज़ और क्वांटिटीज़ मेरी वेबसाइट पर पड़ जाए, जो बंदा ऑर्डर करना चाहे ऑनलाइन वहाँ से मेरे को फ़ोन करके ऑर्डर कर दे। ये हो गया स्टैटिक वेबसाइट, जिसमें उसके 20 के 20 प्रोडक्ट रहेंगे और वो चेंज नहीं होंगे। अगर चेंज करना होगा तो उसको, जिसने वेबसाइट बनाई है उसको कहना पड़ेगा कि भाई चेंज कर दे। डायनामिक वेबसाइट क्या कहती है, उसको एक कंट्रोल पैनल दे देंगे बेकरी वाले को कि भाई तू अपने हिसाब से अपना प्रोडक्ट की फ़ोटो, प्रोडक्ट की प्राइसिंग घटा बढ़ा सकता है। कस्टमर ऑनलाइन तेरी वेबसाइट पे आके लॉगिन रजिस्टर करके तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में वो डायनामिक वेबसाइट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर्स को यूज़ किया जाता है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट को ओपन करते हो, देखते हो। अब ठीक है ना। और सर्च इंजन है। अब किसी को ये थोड़ी पता होगा कि ABC बेकर्स नाम की एक वेबसाइट है। कोई बंदा गूगल पे जाके सर्च मारेगा ना और कहेगा कि यार मुझे ऑनलाइन केक ऑर्डर करना है या डिलीवर करना है, तो मुझे कोई वेबसाइट का नाम बताओ। तो वो जहाँ ढूंढने जाएगा उसको सर्च इंजन कहते हैं, जैसे कि गूगल हो गया। सर्वर और क्लाइंट होते हैं, जहाँ पे आपकी वेबसाइट पड़ी है वो सर्वर हो गया, और जो आपके वेबसाइट्स को देख रहे हैं वो आपके क्लाइंट्स हो गए। तो मैंने एक क्विक टर्म्स में इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। पहले बात करते हैं सर्वर की। अब यार जैसे मैंने आपको बोला था कि आपका बिजनेस 24 आवर ऑनलाइन नहीं होगा, है ना। बिजनेस को 24 आवर ऑनलाइन करने के लिए आपका डेटा ऐसे कंप्यूटर पर रखा जाएगा जो हमेशा ऑनलाइन रहेगा, जो हमेशा आपकी रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। तो सर्वर क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर सिस्टम जो आपके डाटा को स्टोर करेगा और जब भी कोई यूज़र डिमांड करेगा तो आपके वेब कंटेंट को इंटरनेट पे सेंड करेगा। जब भी आपका यूज़र आपकी वेबसाइट के यूआरएल को ब्राउज़र पर टाइप करेगा, ब्राउज़र आपकी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजेगा और अपने वेब पेज की रिक्वायरमेंट करेगा। तो ये सर्वर का एक डेफिनेशन है छोटा सा। द सर्वर क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको प्रोसेस करता है और रिक्वेस्टेड कंटेंट को वापस ब्राउज़र को पकड़ा देता है, ठीक है ना। सर्वर्स में क्या पड़ा होगा, सर्वर्स में फाइल्स, डेटाबेस, इमेजेस, वीडियोस, इस तरीके का कंटेंट सर्वर पे रखा जाएगा। सर्वर एक फिजिकल कंप्यूटर ही होता है जो डेटा सेंटर की तरह काम करता है और ये हमेशा ऑनलाइन रहता है। कुछ नॉर्मल वेब सर्वर्स की टाइप, वेबसाइट्स को रखने के लिए वेब सर्वर्स, ईमेल्स को हैंडल करने के लिए मेल सर्वर्स, डेटाबेस के भी सर्वर्स होते हैं, DNS सर्वर्स भी होते हैं, प्रॉक्सीज आप लोगों ने कई बार यूज़ करी होगी, ठीक है ना। तो सर्वर क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर जो 24 घंटे ऑनलाइन है, जिसने आपका डाटा रखा हुआ है। जब भी कोई क्लाइंट आपकी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर उस वेबसाइट को सर्व करेगा। ये सर्वर की वैराइटीज आ गई। क्लाइंट क्या है, वो बंदा जिसके पास इंटरनेट है, चाहे वो मोबाइल से, चाहे वो लैपटॉप से, चाहे वो किसी पैड से, ठीक है ना, आपकी वेबसाइट को ओपन कर रहा है तो वो आपका क्लाइंट है, ठीक है ना। क्लाइंट ओपन करने के लिए किसी वेब ब्राउज़र को यूटिलाइज करेगा या वेब एप्लीकेशन को यूटिलाइज करेगा, ठीक है ना। वेब ब्राउज़र क्या करेगा, 3 स्टेप्स में काम करेगा। पहले आप रिक्वेस्ट करोगे, सर्वर से रिस्पॉन्स को रिसीव करेगा, उसको रेंडर करेगा। रेंडर मतलब उसको किस तरीके से डिस्प्ले कराया जाए, ठीक है ना। क्लाइंट जनरली आपके वेब ब्राउजर्स होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं या API क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है ना। API क्लाइंट्स, जब आप MVC की बात करोगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर की बात करोगे, जब आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करके वेबसाइट बनाओगे, एंड्रॉयड पे भी चले, क्रोम पे भी चले, तो वहाँ पे APIs बनती होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्लाइंट का डेफिनेशन है। ब्राउज़र क्या है भैया, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप इंटरनेट चला सको, ठीक है ना, यूज़र्स को या सर्वर्स को एक्सेस कर सको, वो आपका वेब ब्राउज़र कहलाता है।
ठीक है ना। ये इंटरफेस का काम करता है यूज़र्स और इंटरनेट के बीच में। इससे आप वेबसाइट्स ओपन कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। वेब ब्राउज़र्स को इंटरप्रेट वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए HTML लैंग्वेज और CSS लैंग्वेज को यूज़ करता है। ये आपके वेब ब्राउज़र हैं। तो इनमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में होना चाहिए या कंप्यूटर में होना चाहिए जिससे आप इंटरनेट को एक्सेस कर सको, ठीक है ना। तो ये ब्राउज़र हो गया। ब्राउज़र के बाद बात आती है सर्च इंजन की। अब जैसे कि मैं ऑनलाइन जाता हूँ, मुझे अब केक ऑर्डर करना है, तो मैं सर्च करूँगा यहाँ पे बाय केक ऑनलाइन। तो ये मैंने गूगल पे सर्च किया है, तो गूगल तुम्हारा सर्च इंजन है। सर्च इंजन ने क्या किया, इसके रिलेटेड वेबसाइट्स दिखाई। लेट्स से इसने विनी दिखा दी है, ठीक है ना। फ्लावर एरो जो वेबसाइट्स दिखाई हैं, आप किसी पे क्लिक करते हो, ठीक है ना। तो ये देखो, ये आपके केक्स ऑर्डर हो गए हैं। ये सर्च इंजन कर रहा है। जो गूगल ने आपके सर्च इंजन है, गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये आपके सर्च इंजन्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वेबसाइट को सर्च कर सको। चाहे आप बिक्री की बात कर सकते हो, चाहे मैं कंप्यूटर क्लासेस की बात करूँगा तो उसके रिलेटेड ये मेरे को कोर्सेज या डिटेल्स बता देगा कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये आपका सर्च इंजन होता है, ठीक है ना। सर्च इंजन के बाद बात आती है वेब होस्टिंग की। मैंने वेबसाइट डिसाइड कर ली कि यार मैं ये वेबसाइट बनाऊंगा, बेकरी की वेबसाइट बनाऊंगा। बेकरी की वेबसाइट की आप ध्यान दो, इमेजेस हैं। इन इमेजेस को कहाँ रखूँगा मैं? जैसे अगर मैं इसको खोलता हूँ, ये इमेजेस कहीं ना कहीं स्टोर तो की जाएंगी ना। इमेजेस और ये सारा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर तो किया जाएगा। तो इसके लिए आपको वेब होस्टिंग करवानी पड़ती है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ बाय वेब होस्टिंग, तो वेब होस्टिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनीज पॉपुलर गोडैडी है, वेला है, होस्टगेटर है। अगर आप होस्टगेटर पर क्लिक करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ से सबसे पहले आप वेब होस्टिंग खरीदते हो कि आपको होस्टिंग कैसी चाहिए। स्टार्टर पैकेज है, जैसे ये 80 रुपये का पैकेज है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दे रहा है। जब आप एक वेबसाइट लोगे, वेबसाइट का डोमेन देगा आपको एक, उस वेबसाइट में 20 GB तक का डेटा रख सकते हो। जब आपकी बैंडविड्थ होगी वो 100 GB तक के ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब जैसे वेबसाइट्स में नेम ईमेल्स होती हैं, info@abc.com या customer support@abc.com या complaints@xyz.com। तो इस तरीके से वो 5 ईमेल अकाउंट बनाने देगा। आप डेटाबेस से जितने मर्जी बना सकते हो। SSL सर्टिफिकेट, फ्री SSL सर्टिफिकेट, ये आप लॉक देख रहे हो, ये लॉक SSL सर्टिफिकेट की निशानी होती है। तो आपकी वेबसाइट को SSL सर्टिफिकेट भी देगा। एक क्लिक में आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। कंट्रोल पैनल देगा, PHP को सपोर्ट दे रहा है। तो आपको इस तरीके से प्राइसिंग चूज़ करनी पड़ेगी। जैसे आप एक बिज़नेस खोलोगे, उस बिज़नेस को खोलने के लिए आपको जगह चाहिए। जगह पे आप कई चीज़ें देखोगे, उसकी क्या क्या चीज़ें दे रहा है, मुझे क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी देर चल रही है, पानी मुझे दे रहा है, 24 आवर्स वाटर सप्लाई दे रहा है, ठीक है ना, टॉयलेट वाशरूम्स दे रहा है, ठीक है ना, पार्किंग मिल रही है कस्टमर्स को। जैसे आप ऑफलाइन बिजनेस शुरू करते हुए चीज़ों को देखोगे, वैसे ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हुए आप एक वेब होस्टिंग खरीदोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अराउंड 80 रुपये पर मंथ कह रहा है। ये लगा के आप मान लो 1500 से 2000 रुपये में आपको साल की ये डोमेन मिल जाएगी, होस्टिंग मिल जाएगी कि एक साल के लिए मैं वेबसाइट का आपका डाटा रखूंगा, उसके मैं इतने चार्ज करूंगा। तो जब भी आप एक वेबसाइट बनाने जाओगे, किसी कस्टमर की वेबसाइट बनाने जा रहे हो, तो उसको आपको सबसे पहले ये बताना है कि भैया आपका ईयरली मेंटेनेंस का खर्चा होगा, उस मेंटेनेंस में आपकी ये होस्टिंग के खर्चे भी होंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी वेब होस्टिंग कहलाती है, ठीक है ना। वेब होस्टिंग के बारे में बताया है। होस्टिंग भी कई तरीके की होती है। शेयर्ड होस्टिंग, एक ही सर्वर पे कई बंदों ने डाटा रख दिया है तो वो शेयर्ड होस्टिंग हो गई। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा दे देगा, ठीक है ना। आपकी वेबसाइट, आपको डाटा सिक्योर चाहिए भाई, डिलीवरी अच्छी चाहिए, बैंडविड्थ अच्छी चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करके आप VPS होस्टिंग ले सकते हो। डेडिकेटेड होस्टिंग, अपना खुद का सर्वर लगा लो, एक डेडिकेटेड सर्वर ले लो, क्लाउड पे होस्ट कर लो। वर्डप्रेस की वेबसाइट बनती है तो वर्डप्रेस की होस्टिंग ले लो। जब भी आप कोई होस्टिंग चूज़ करोगे तो इन फैक्टर्स का ध्यान रखना, क्या बैंडविड्थ दे रहा है, कितनी डोमेन्स को सपोर्ट करेगा, कितनी ईमेल्स देगा, डाटाबेस सपोर्ट कैसे करेगा, SSL मिलेगा या नहीं मिलेगा। वेब होस्टिंग एक पहला स्टेप है। जब आप अपनी वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो आपको पहले वेब होस्टिंग सर्विस को लेना पड़ेगा। फिर आता है आपका डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है कि भैया आपकी वेबसाइट का यूनिक नाम, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो आपके बिजनेस का एक यूनिक नाम होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, चेक डोमेन ऑनलाइन। तो डोमेन अवेलेबल है या नहीं है, तो आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, गोडैडी। गोडैडी एक वेबसाइट है जिसमें आप अपने डोमेन्स को चेक कर सकते हो। बाय डोमेन ऑनलाइन
सर्च मारोगे आप, जैसे आप कई कंपनी से जो प्रोवाइड कर रहा है, आप बिग रॉक ले लो, आप चाहें होस्टिंग राजा ले लो, गोडैडी ले लो। मैं गोडैडी पे जाता हूँ। गोडैडी पे जाओगे, आप क्या डोमेन सर्च कर रहे हो? जैसे बेकरी का एग्जांपल है, मैंने नाम लिया ABC बेकर्स, कि क्या मुझे ये डोमेन मिलेगा? जस्ट अ सेकेंड, ABC बेकर्स, एंड मैंने सर्च डोमेन पे क्लिक किया तो ये मुझे बताएगा कि भाई डोमेन के क्या चार्जेस हैं। अब abcbakers.com कहता ऑलरेडी टेकन है, आप कोई और नाम चूज़ कर लो। तो उसने ऑल्टरनेटिव बता दिया कि .in ले लो। .in मतलब ये इंडिया की वेबसाइट है, ऐसे .in, .pk, .au, .ca, ये कंट्रीज़ के रिलेटेड आप डोमेन नेम ले सकते हो। अगर आप नहीं लेना चाहते तो ये कुछ और सजेशंस देगा। .co, .in 39 रुपये लगेंगे, ठीक है ना, कुछ महंगी भी होंगी। .design आ गया, .college आ गया। अगर ABC बेकर्स नहीं मिल रहा है तो ABC बेकरी लिख लो आप, ठीक है ना। इस तरीके से कोई चीज़ उठा लो। तो आपने यहाँ से डोमेन खरीदनी है। abcbakery.com भी टेकन है, लेकिन abcbakeries.com अवेलेबल है आपको, आप इस तरीके से डोमेन खरीद सकते हो। तो होस्टिंग के अलावा आपकी डोमेन का भी खर्चा होगा। फर्स्ट ईयर 140 रुपये कह रहा है, लेकिन ये भी 700-800 रुपये लग जाते हैं। तो साल का अगर आप किसी की वेबसाइट बनाते हो तो उसको बोल देना कि भाई 2500 रुपया खर्चा होगा साल का, सिर्फ मेंटेनेंस का, जिसके अंदर आप डोमेन और आप होस्टिंग दो एक्सपेंसेस को कवर अप करोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डोमेन खरीद सकते हो। तो डोमेन खरीदो, वेब होस्टिंग खरीदो। अगर आपके पास ये दो चीज़ें आ गई हैं तो अब अपने वेबसाइट का काम कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट को बना के इन पे लॉन्च कर सकते हो। तो ये डोमेन हो गया, ठीक है ना। डोमेन क्या है? डोमेन नेम क्या है? कहता है ह्यूमन रीडेबल एड्रेस। अब जैसे कि आपकी शॉप का एक एड्रेस होता है, लाइक 123, ठीक है ना, स्ट्रीट नंबर 8/1, पिन कोड 21006, ठीक है ना, सिटी लुधियाना, एड्रेस पंजाब। अब इतना बड़ा एड्रेस याद रखने की बजाय आप इसको एक नेम से देते हो कि भाई नाम चलने लग गया है आपका कि यार बेकरी की एक ही शॉप है इस एरिया में, जाके पूछ लेना, है ना। तो एक्चुअल एड्रेस ना याद करना पड़े तो आप बेकरी का नाम याद कर लेते हो, आप एरिया का नाम याद कर लेते हो। वैसे ही जो सर्वर आप यूज़ करोगे ना, उस सर्वर पे जब आप डेटा रखोगे तो वो आईपी एड्रेस से डाटा आपको असेस करना पड़ेगा। आईपी एड्रेस से याद करना मुश्किल हो जाएगा तो वो डीएनएस से लिंक कर दिया जाता होता है। डीएनएस जब आप डोमेन खरीदोगे, गोडैडी से डोमेन खरीदोगे, तो गोडैडी आपको डीएनएस सर्वर्स के एड्रेसेस प्लेस करने को कहेगा। और इसके अलावा जब आप होस्टिंग करोगे तो वो आपको कंट्रोल पैनल की चीज़ें देगा, ठीक है ना, सी पैनल सेटिंग्स देगा, जिसके अंदर आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। डोमेन नेम एक ऐसा नाम है जो कि वेब ब्राउज़र क्या करेगा, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके उस आईपी एड्रेस को ट्रेस करेगा और वहाँ से डाटा मंगवाएगा। ये आईपी एड्रेस किसी सर्वर को पॉइंट आउट करेगा। तो यही डीएनएस के बारे में यहाँ पे समझाया गया है, डोमेन के बारे में समझाया गया है, ठीक है ना। डोमेन जब भी चूज़ करो तो ध्यान दो भैया कि ब्रांड के अकॉर्डिंगली हो, ऑनलाइन विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना, कंटेंट के हिसाब से वेबसाइट का नाम हो, याद करना आसान हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना होते हो बच्चों को, कुछ ऐसा नाम ना ले लो कि भाई स्पेलिंग ना की गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना। तो वेबसाइट का काम करने शुरू करने जा रहे हो, वेब डिज़ाइनिंग करने जा रहे हो, आप कस्टमर्स को टारगेट करोगे कि भाई कस्टमर्स के लिए वेबसाइट बनाओगे, तो भैया इन टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है ना। सर्वर, क्लाइंट, सर्च इंजन, ब्राउज़र, ठीक है ना, ये सब चीज़ें बताई। इसके अलावा वेबसाइट भी दो तरीके की बनती हैं, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ शुरू में कि भाई जिसका कंटेंट फिक्स है वो चेंज नहीं होगा। अब जैसे कि अभी हमने बेकरी का प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया था, बाय केक ऑनलाइन, जैसे हमने ये चीज़ सर्च करी थी। तो जैसे ये अब दिखा रहा है मुझे, मैं इसी पे विनी पे क्लिक कर, जैसे ये केक है, आपने क्लिक किया, ठीक है ना, आपको वो सारी लिस्ट दिखा रहा है, आपने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ से आप अपनी क्वांटिटी और प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो, है ना। ये हाई गेस्ट है, आप लॉगिन रजिस्टर कर सकते हो। ये डायनामिक वेबसाइट्स हैं जिसमें कस्टमर अपनी क्वांटिटी, अपना प्रोडक्ट लॉगिन रजिस्टर कर सकता है, ये डायनामिक वेबसाइट्स हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। स्टैटिक वेबसाइट्स में आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। स्टैटिक वेबसाइट में 10-15 केक फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो वो एक स्टैटिक वेबसाइट्स कहलाती है, ठीक है ना। स्टैटिक वेबसाइट्स में ये कंटेंट आप चेंज नहीं कर सकते। कोई एग्जांपल अगर मिल जाए मुझे तो जैसे आप इंस्टाग्राम की ही बात कर लो, आप इंस्टाग्राम में गए, आपने इंस्टाग्राम पे क्या किया, एक पेज देखा, वहाँ से पेज को चैट किया, चैट करके उस एड्रेस पे गए, उस एड्रेस पे जाके आपने उस बंदे का प्रोडक्ट देखा, उसको बाय किया। ये स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स का मतलब ये है कि कस्टमर जो है वो लॉगिन नहीं कर सकता, साइन अप नहीं कर सकता, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकता, जो
वेबसाइट ओनर है वो 10-15 प्रोडक्ट डाल के रख देगा, वो चेंज नहीं होंगे। जैसे पोर्टफोलियो की वेबसाइट हो गई जिसमें उस बंदे ने अपने 3-4 पेज बना दिए, किसी स्टूडियो की वेबसाइट हो गई, कोई बेकरी वेबसाइट हो गई। स्टैटिक वेबसाइट्स को बनाने के लिए आपको बस इन्हीं 3 लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कुछ पार्ट यूज़ होता है और कुछ नहीं। इसे बनाना आसान होता है। एक बार जो तुमने कंटेंट डाल दिया वो कंटेंट चेंज नहीं होगा, डिफरेंट कस्टमर्स के लिए भी कंटेंट सेम रहेगा, ठीक है ना। ये स्टैटिक वेबसाइट्स हैं। स्टैटिक वेबसाइट सस्ती तो पड़ती हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होती हैं, लेकिन और ऑनलाइन प्रेजेंस ही प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये डायनामिक वेबसाइट्स से ज़्यादा अच्छी नहीं होती। डायनामिक वेबसाइट्स ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन डायनामिक वेबसाइट्स की कस्टमर्स के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर आ गई स्टैटिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट्स जो होती हैं, सॉरी डायनामिक वेबसाइट्स में पीछे एक सर्वर साइड लैंग्वेज लगती है, ठीक है ना। जैसे कि ये PHP ASP.NET लग गया। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आप किसी डेटाबेस को यूटिलाइज करते हो, MySQL सर्वर, जहाँ पे ये सारा डाटा स्टोर किया जाएगा, ठीक है ना। और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज तो यूज़ होंगी ही होंगी, HTML CSS बूटस्ट्रैप। डायनामिक वेबसाइट्स बनानी मुश्किल होती हैं। डायनामिक वेबसाइट्स को बनाने के लिए आपको सर्वर साइड लैंग्वेज, डेटाबेस के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं बेस्ड ऑन द कस्टमर्स स्पेंडिंग एबिलिटी, वी कैन डिसाइड कि वो स्टैटिक वेबसाइट प्रेफर करेगा, डायनामिक वेबसाइट प्रेफर करेगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो। तो अगर एक बंदा वेब डेवलपर है और वह उस वेब डेवलपर के पास कोई कस्टमर आता है, वो कहता है मैंने वेबसाइट बनानी है, तो जो डेवलपर है वो क्या बताएगा, उसको बताएगा कि भाई डोमेन लेनी पड़ेगी, डोमेन के खर्चे होंगे, वेब होस्टिंग लेनी पड़ेगी भी, होस्टिंग के खर्चे होंगे। फिर वो पूछेगा तुमने स्टैटिक वेबसाइट बनानी है क्या डायनामिक वेबसाइट बनानी है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ बेसिक टर्म्स बताई हैं। अब ये मैंने बताया है वेबसाइट क्या है, कैसे बनेगी एंड ऑल। अब कैसे इस वेबसाइट का कोडिंग करोगे, आप बनाओगे कैसे, तो उसके लिए हम एडिटर्स को यूज़ करते हैं। जैसे आप अपना रेज्यूमे बनाने के लिए MS वर्ड, MS ऑफिस या किसी और सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे, वैसे ही HTML में कोडिंग करने के लिए आप एडिटर्स को यूज़ करोगे। ये सारे पॉपुलर एडिटर्स हैं। सबलाइन और VS कोड बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आजकल। मैं सबलाइन में काम करूँगा, आप VS कोड में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा ये सारे भी आपके एडिटर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो वेबसाइट डेवलपमेंट के काम के लिए। अगली वीडियो में हम वेबसाइट का कोड करना शुरू करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।